भारत में चुनावों को लोकतंत्र का महाकुंभ कहा जा सकता है। जिस तरह से महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसी तरीके से भारत में करोड़ों लोग अपने लोकतंत्र में विश्वास करते हुए, लोकतंत्र में आस्था रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महाकुंभ है, इसको आयोजित कौन करता है? तो भारत में चुनाव आयोजित कराने की शक्ति और अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के पास है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग को संचालित करने वाले जो लोग हैं वो निष्पक्ष रहें। उनकी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए लगातार आप देखें, जब से भारत का इतिहास शुरू हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ है, कई सारे प्रयास किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों इस संबंध में एक डिसीजन दिया था। उसके बाद सरकार अपना एक कानून लेकर के आई थी और उस कानून के तहत एक नई बॉडी बनाई गई और अब इसी नई बॉडी को लेकर के विवाद हो रहा है। सरकार की तरफ से अपनी नई बॉडी के माध्यम से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई करने वाला है। ऐसे में समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और विवाद में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं हमारी वीडियो की रूपरेखा क्या रहने वाली है। तो वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के बाद हम देखेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के नई चयन प्रक्रिया क्या है, नया प्रोसेस क्या है, तो नए प्रोसेस पर बात करेंगे। फिर पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया क्या थी, पहले कैसे चयन होता था, उसको भी देखेंगे। नए नियम क्या होंगे, सरकार जो कानून लेकर के आई थी उस कानून के तहत क्या नए बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा क्या चीजें हैं जो कि नहीं बदली हैं, जो कि पहले से बनी हुई हैं और उनमें बदलाव नहीं किया गया, उनको भी देखेंगे। इसके अलावा ये बदलाव क्यों किए गए हैं, सरकार कानून क्यों लेकर के आई थी, उसके पीछे के रीजंस भी देखेंगे और कानूनी चुनौतियां क्या हैं, लीगल चैलेंजेस क्या हैं, उन पर भी बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है, ताकि जो सवाल है उस सवाल के जवाब को आप जो है सही ढंग से कमेंट बॉक्स में दे सकें। इसके अलावा पूरा टॉपिक जो है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो करते हैं इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी खबर यहाँ पर क्या रहने वाली है। खबर की यदि आप बात करें, खबर हमारी यही है कि सरकार की तरफ से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो हमारे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार की यदि बात की जाए तो ये जो है पहले से ही चुनाव आयोग में काम कर रहे थे। चुनाव आयोग में बतौर चुनाव आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति की गई थी साल 2024 में और अब इनको पदोन्नति दी गई है और अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बना दिया गया है। इसके अलावा जो है ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हुई है वो सरकार की तरफ से नियुक्ति के संबंध में जो नए नियम लाए गए थे उन नए नियमों के तहत पहले आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बनाए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर खबर के तौर पर हमारे सामने निकल करके आता है। अब हम बात करते हैं नई प्रक्रिया क्या है, यानी कि इनका जो चयन हुआ है वो किस प्रक्रिया के तहत हुआ है, पूरा प्रोसेस क्या है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस अगर आप देखें, सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया था। कानून का नाम क्या था? कानून का नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त अधिनियम 2023। कब लाया गया था कानून? 2023 में इस कानून को पेश किया गया था। तो 2023 में सरकार जो कानून लेकर के आई थी उस कानून में सरकार ने बताया था कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। क्या प्रक्रिया बताई गई थी उसको यदि आप देखें तो इसमें लिखा हुआ था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्या क्या आपको नोट करना है? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी आपकी नियुक्तियां चुनाव आयोग में होंगी वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे। तो अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास हैं? तो नियुक्ति से संबंधित अंतिम अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति के पास मौजूद हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना देंगे या किसी भी व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर देंगे। राष्ट्रपति केवल एक समिति की सिफारिश के आधार पर डिसीजन लेंगे, एक समिति के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो सरकार जो नियम लेकर के आई थी, सरकार जो कानून लेकर के आई थी, उस कानून में लिखा हुआ था कि समिति में 3 लोग शामिल होंगे। कौन कौन होंगे 3 लोग? इसमें पहले व्यक्ति हैं आपके प्रधानमंत्री, जो कि समिति की अध्यक्षता करेंगे, समिति को हेड करेंगे। दूसरे व्यक्ति होंगे आपके केंद्रीय मंत्री, यानी कि एक यूनियन मिनिस्टर को भी शामिल किया जाएगा और जो मौजूदा आपकी समिति है उसमें हमारे होम मिनिस्टर को शामिल किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो प्रमुख हैं
उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं, या अगर किसी पार्टी का विपक्ष नहीं बन पाए है, अगर किसी पार्टी को इतने वोट प्राप्त नहीं हो पाए कि वो विपक्ष का नेता नियुक्त कर सकें, तो फिर सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है उसके नेता को इस समिति में शामिल किया जाएगा। तो 3 लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। कौन कौन 3 लोग? प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन है। 3 लोगों को मिलाकर के कमेटी बनती है। ये कमेटी नाम को फाइनल करती है और नाम को फाइनल करने के बाद रिकमेंडेशन जो है किसको भेजी जाती है? प्रेसिडेंट को भेजी जाती है। राष्ट्रपति को यहाँ पर रिकमेंडेशंस भेजते हैं और राष्ट्रपति इस रिकमेंडेशन को अपनी मंजूरी देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पैनल और बनता है। इससे पहले, इस कमेटी से पहले एक पैनल और बनाया जाता है जो है सर्च पैनल। ये कमेटी जो है, ये कमेटी भी कुछ नामों पर विचार करती है। कुछ नाम इस कमेटी को मिलते हैं, लेकिन वो नाम कहाँ से आते हैं? वो नाम आते हैं आपके एक सर्च पैनल से, एक खोज समिति से। इस सर्च पैनल की अध्यक्षता करते हैं हमारे कैबिनेट सचिव। तो हमारे कैबिनेट सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, एक पैनल बनाया जाता है। जो पैनल भारत सरकार के तहत जो अधिकारी रहे हैं उनके नामों पर विचार करता है और उसके बाद कुछ नाम को फाइनल करता है। और उस फाइनल लिस्ट को, मान लीजिए 4-5 नाम जो है फाइनल किए गए, और उस फाइनल लिस्ट को सरकार को भी, उस फाइनल लिस्ट को जो है इस कमेटी के पास भेजा गया। फिर ये जो कमेटी है उन 4-5 नामों पर विचार करेगी और विचार करने के बाद ये डिसीजन लेगी कि उन 4-5 नामों में से किस व्यक्ति को अंततः जो है नियुक्त किया जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये जो सर्च पैनल है, ये सर्च पैनल नाम को फाइनल करता है और नाम को फाइनल करने के बाद एक सूची भेजी जाती है जो हाई पावर कमेटी है। फिर वो हाई पावर कमेटी यहाँ पर अपना डिसीजन लेती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये भी तय किया गया था कि जिस भी व्यक्ति के नाम पर विचार किया जाएगा, यानी कि सर्च पैनल जिस भी व्यक्ति के नाम पर विचार करेगा, वो व्यक्ति कम से कम सचिव रैंक के अधिकारी होना चाहिए। केवल उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर आपका चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जाएगा जो कि सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। इसके नीचे किसी भी व्यक्ति को जो है चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिल रहा था, खासतौर पर इस प्रोविजन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि अब से यहाँ पर सरकार ने फॉर्मल तौर पर तय कर दिया है कि केवल और केवल सरकारी अधिकारी ही मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सरकार अपने ही लोगों को, सरकार अपने ही अधिकारियों को एक जो इंपॉर्टेंट पद है, जो एक इंडिपेंडेंट पद है, उस पद पर नियुक्त करने की कोशिश कर रही है। तो इसको लेकर के सरकार को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये हमने पहले देखा कि पुराना प्रोसेस क्या था, पुराने प्रोसेस में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिली थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम PYQ सीरीज चला रहे हैं। इस PYQ सीरीज के तहत जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स से जुड़े जो भी सवाल पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने पूछे हैं, उन सवालों को हम जो है PYQ के माध्यम से कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम 2019 से लेकर के 2024 के बीच में यूपीएससी ने जितने सवाल पूछे हैं सबको कवर करेंगे, सब पर विस्तार से बात करेंगे, सब पर डिटेल से बात करेंगे। तो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ वीडियोस लाइव हो चुकी हैं, आप उनको जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, और जो और भी वीडियोस हैं वो आपको जल्द ही लगातार देखने को मिलते रहेंगे। तो आप रोज रात 9 बजे जो है इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, चैनल पर आपको प्रोग्राम लाइव होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये सूचना आपके लिए हुई। बढ़ा जाए आगे, बातचीत करते हैं कि हमारी पूर्ववर्ती प्रक्रिया क्या रही है। उसको अगर आप देखें तो जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो वहां पर संविधान में जो आपका चुनाव आयोग है उससे जुड़ा प्रोविजन आपको कहां पर मिलता है? तो चुनाव आयोग के संबंध में जो प्रोविजन है वो आपको मिलता है आर्टिकल 324 में। तो चुनाव आयोग को अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं आर्टिकल 324 से। आर्टिकल 324 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 324 ये कहता है कि बेसिकली चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की वह संख्या होगी जो कि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। यानी कि ओवरऑल आप देखें तो चुनाव आयुक्त में नियुक्ति करने की जो संख्या है, नियुक्ति करने की जो अधिकार है, वो किसको दिए गए हैं? वो तो संविधान में भी राष्ट्रपति को ही दिए गए हैं। लेकिन हमारा संविधान जो है वो ये तय नहीं करता है कि नियुक्ति की कैसे जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसको लेकर के सरकार ने कानून बनाया था। ये कानून बनाया गया था 1991 में, 1991 में इसको लेकर के कानून बनाया गया था। कानून का नाम था कानून का नाम था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें, कार्य का संचालन अधिनियम 1951। तो ये जो आपका 1991 वाला कानून था, ये कानून असल में डिसाइड करता था कि प्रक्रिया होने क्या वाली है। इस कानून में बेसिकली यहाँ पर प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया था।
लेकिन इसके बावजूद भी कानून में पूरी प्रक्रिया नहीं बताई गई थी, कानून में प्रोसेस कभी नहीं बताया गया कि आखिर नियुक्ति की कैसे जाएगी। तो पहले होता कैसे था, पहले अगर आप प्रक्रिया को समझे तो पहले जो है राष्ट्रपति बेसिकली आपका नियुक्ति करते थे, क्योंकि ये तो संविधान में लिखा ही हुआ है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे, यानी कि जो आपकी कैबिनेट है, कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, तो कैबिनेट और प्रधानमंत्री का जो डिसीजन होता था उस डिसीजन को राष्ट्रपति को दिया जाता था और राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देते थे। तो बहुत क्लियर प्रक्रिया यहाँ पर आपके सामने मौजूद नहीं थी, बहुत स्पष्ट प्रोसेस आपके सामने नहीं था। तो इस तरह से पहले यहाँ पर नियुक्ति की जाती थी। अभी हम देखेंगे कि फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना क्या डिसीजन दिया था। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि 2023 में सरकार जो नया कानून लेकर के आई थी, उस नए कानून से क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे। चेंजेस अगर आप देखें, सबसे पहले वेतन में चेंज किया गया था। वेतन में क्या चेंज था, नए जो आपका नियम था, नया जो आपका कानून था, उसमें तय किया गया था कि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो आपके चुनाव आयुक्त हैं, उनका वेतन और उनकी सेवा की शर्तें जो हैं वो कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी, कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। जबकि पहले अगर आप देखें 1991 वाला जो कानून था, उस कानून में तय किया गया था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की जो सैलरी है और जो उनकी सेवा की शर्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होंगी। तो 1991 वाला कानून सुप्रीम कोर्ट के बराबर हमको रखता था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर रखता था। लेकिन चुनाव, अब जो नया कानून है 2023 वाला कानून है, उनकी वो तय करता है कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी सैलरी होगी आपके कैबिनेट सचिव के बराबर और सेवा की शर्तें भी कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। योग्यता की अगर आप बात करें, नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि जो आपके चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसमें किस उम्मीदवार को चयनित किया जा सकता है। तो इसमें उस व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, वो व्यक्ति जो है पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, चुनाव के प्रबंधन और संचालन में उसका ज्ञान का अनुभव हो और कम से कम सरकार के सचिव या फिर समकक्ष पद पर रह चुका हो, कम से कम सचिव पद पर उसने सरकार के साथ काम किया हो। तो ये जो शर्त है, हमने देखा इस शर्त को लेकर के सरकार को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि सरकार यहाँ पर आपका चुनाव आयोग का ब्यूरोक्रेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही थी। चुनाव आयोग को बेसिकली यहाँ पर वहां पर चुनाव आयोग में केवल और केवल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति जो है अब की जा सकती है। जबकि अगर आप संविधान देखें, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि चुनाव आयोग में केवल जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी ही नियुक्ति की जा सकती है। चुनाव आयोग में आप किसी सामान्य व्यक्ति की भी नियुक्ति कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी ज्यादा अनुभव हो। लेकिन अब ये जो स्कोप है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब केवल और केवल सरकारी अधिकारी ही चुनाव आयोग में, खासतौर पर वो सरकारी अधिकारी जिन्होंने सचिव या फिर सचिव से बड़े पद पर या समकक्ष पद पर काम किया हो, वही चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये हमने बदलावों की बात की कि क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं। अब क्या चीजें नहीं बदली हैं उसकी अगर आप बात करें, तो कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति को लेकर के जो प्रोविजन है, रीअपॉइंटमेंट को लेकर के जो प्रोविजन है, उसमें आपको बदलाव नहीं देखने को मिला है। कार्यकाल अभी भी आपका 6 साल का रहने वाला है, 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक का रहने वाला है। जो भी पहले है आ जाता है तो रिटायरमेंट हो जाती है। तो कार्यकाल अभी भी 6 वर्ष का है और सदस्यों को अभी भी रीअपॉइंटमेंट की अनुमति नहीं है, दोबारा जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बात करें हटाने की प्रक्रिया को लेकर के, तो नियुक्ति की प्रक्रिया तो हमने देख ही लिया कि सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि 3 लोगों की एक कमेटी होगी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति अपना डिसीजन लेंगे। हटाया कैसे जाएगा उसको अगर आप देखें, तो हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे पहले आपको देखने को मिलती थी। पहले प्रक्रिया क्या थी, तो पहले बेसिकली ये लिखा हुआ था कि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको केवल उसी प्रक्रिया और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जो प्रक्रिया मुख्य न्याय, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए निर्धारित की गई है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जा सकता है। जबकि अगर आप चुनाव आयुक्तों की बात करें, तो चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर के जो प्रक्रिया थी वो भी अभी बनी हुई है और चुनाव आयुक्तों को आप तब हटा सकते हैं जब आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस संबंध में रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि केवल नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव है, नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव है, वेतन को लेकर के बदलाव किया गया है, लेकिन आपका जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सेवा का टाइम कितना होने वाला है, टेन्योर कितना होने वाला है, उसको लेकर भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये कानून लेकर के क्यों आई थी, उस पर अगर हम बात करें, तो सरकार ये कानून लेकर के आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया था। कौन से मामले में डिसीजन आया था, ये डिसीजन आया था अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में। क्या कहा था इस मामले में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आपका जो चुनाव आयोग है
चुनाव आयोग पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और भारत में चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष बॉडी के तौर पर बने रहने दिया जाए। तो क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसकी चयन प्रक्रिया जो है वो केवल कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नहीं होनी चाहिए, केवल और एग्जीक्यूटिव के हाथों में इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो कोर्ट है, कोर्ट ने सुझाव दिया था कि संसद एक कानून बनाए, संसद इस संबंध में एक लॉ लेकर के आए और इसमें चयन की प्रक्रिया को परिभाषित करें। पहले प्रक्रिया क्या थी? पहले बहुत जो है ओपैक प्रक्रिया आपके सामने मौजूद थी, बहुत स्पष्ट नहीं था कि कौन किसको नियुक्त करता है, किस तरह से नियुक्त किया जाता है। हमने देखा था कि संविधान में भी नहीं लिखा हुआ, 1991 वाले कानून में भी नहीं लिखा हुआ, केवल मंत्रिपरिषद जो है, आपका जो कैबिनेट है, वो सलाह देती थी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति नियुक्त कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो विवाद था इसमें स्पष्ट किया कि सरकार को इस संबंध में एक कानून पेश करना पड़ेगा और सरकार को उस कानून के जरिए जो आपकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और स्पष्ट करना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार ये कानून लेकर के नहीं आती है तब तक हम खुद एक प्रक्रिया दे देते हैं और उसी प्रक्रिया के माध्यम से तब तक आप नियुक्ति करिए। क्या प्रक्रिया दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही प्रक्रिया दी, लगभग वैसी ही प्रक्रिया है जो कि सरकार लेकर के आई है। क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब से जो भी आपके चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, जो भी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, वो नियुक्ति तीन बंदों के बैच वो नियुक्ति यहाँ पर तीन लोगों की एक कमेटी द्वारा की जाएगी। अब इस तीन लोगों की कमेटी में कौन कौन रहेगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था और सरकार ने उसको कैसे पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि तीन लोगों की एक चयन समिति जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में प्रधानमंत्री आपके शामिल होंगे, जो कि अभी वर्तमान कमेटी में भी हैं। इस कमेटी में आपके लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल होंगे, जो कि वर्तमान समय में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतिम जो व्यक्ति है उसको लेकर के यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्प्यूट देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी में तीसरे मेंबर के तौर पर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनको शामिल किया गया था। जबकि सरकार ने जो नियम बनाया, सरकार ने जो कानून बनाया, उसमें तीसरे व्यक्ति के तौर पर सीजीआई को हटा दिया गया और इनके स्थान पर किसको रखा गया? इनके स्थान पर रखा गया भारत के एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को। यहां से आपके विवाद की शुरुआत होती है। लोकसभा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी की जो है रिकमेंडेशंस पर नियुक्ति करने की बात की। लेकिन सरकार एक कानून लेकर के आती है और सरकार उस कानून के माध्यम से इस पूरी कमेटी के कंपोजिशन को बदल देती है। तो यही इसी विषय को लेकर के आपको विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। अब कानूनी चुनौती क्या हो सकती है उस पर यदि आप बात करें, तो जब सरकार की तरफ से इस कानून को पारित किया गया था उसके बाद ही इस कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि नए अधिनियम के तहत मार्च 2024 में दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोक दिया जाए। तो जो आपके दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति इन नए कानूनों के तहत की गई थी, लेकिन याचिका में यह कहा गया था कि इनको रोक दिया जाए। बाद में एक और याचिका आई जब नए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होने वाली थी, जिसमें कहा गया कि क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन अभी पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है, तो तब तक हमारे जो नए इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति को रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जल्द सुनने पर सहमति जाहिर की थी। तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है कि सरकार 2023 में जो कानून लेकर के आई थी वो कानून आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि ये जो कानून है ये कानून सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका उल्लंघन करता है, उसको जो है वायलेट करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा था कि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव को इतनी मेन पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब दोबारा से अगर आप देखें तो जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में एग्जीक्यूटिव को और ज्यादा पावर्स दे दी गई है, जबकि जो आपकी न्यायपालिका है उसको बाहर कर दिया गया है। तो इसको लेकर के इस एंगल से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा। तो ये हमने कानूनी चुनौती देखी कि क्या चुनौतियां यहाँ पर आपके सामने आ सकती हैं। अब अंत में अगर आप देखें तो एक सवाल आपके लिए मौजूद है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब क्या है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।